जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, अलकायदा, अभी आप देखेंगे अलकायदा के बारे में काफ़ी ज़्यादा अभी खबरें चल रही हैं और हो सकता है कई मीडिया हाउसेस आर्यन खान और लखीमपुर खीरी के नाम पर इन सब चीज़ों को हैंडल भी ना कर रहे हों या इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दे रहे हों। छोटी मोटी जगहों पर कहीं ना कहीं खबरें दिखाई दे रही हैं। मेन न्यूज़ चैनल्स के अंदर मुझे अलकायदा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर हिंदुस्तान के लिए अगर सबसे बड़ा कोई खतरा है और खतरा बनकर उभरा है तो वो अलकायदा है। अब मैं उसके ऊपर ही डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी जिम्मेदारी अलकायदा, उसके पीछे कहीं ना कहीं अलकायदा है, भले ही उसका नाम अभी सामने ना आ रहा हो। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कि अगर आप यूपीएससी के अंदर अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए एनसीईआरटी के बेसिक जो कोर्सेज हैं, एनसीईआरटी के बेसिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं। अब दोस्तों, एनसीईआरटी के बेसिक्स ज़रूरी हैं तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस हमने नेग्लिजिबल या बहुत कम इसलिए रखी है ताकि हर कोई बच्चा इसे पढ़ सके। और इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी बैचेस को ज्वाइन कीजिए। आप आरपीएससी के ग्रेड 1 टीचर की तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रेड 1 टीचर्स हैं उसका पेपर नंबर 2 का हिस्ट्री ऑप्शनल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10 अक्टूबर से इसका बैच लॉन्च होने जा रहा है, जिसके अंदर हम पार्ट 1, 2, 3, 4 जो पेपर 2 के पार्ट 1, 2, 3, 4 है वो सारे करवाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप हमसे जुड़िए ताकि आप पीछे ना रह जाएं और बैच जब शुरू करें तो आपको पहली क्लास से हमारे साथ जुड़ने का मौका मिले। बाकी जानकारी के लिए आप इन 2 नंबर्स पर कॉल करें, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को बताएं कि हमारा जो एफर्ट चल रहा है वो आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अब टॉपिक शुरू करते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है अलकायदा। अलकायदा का मामला क्या है और किस तरीके से, किस बिहाफ पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि अलकायदा इस समय पर भारत में गजवा ए हिंद की तैयारी कर रहा है या गजवा ए हिंद की बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। इसके ऊपर अगर आप डिस्कशन देखना चाहते हैं तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के अंदर ये आपको सबको कुछ मतलब उस वीडियो में एक इंफॉर्मेशन का डिस्कशन किया था। इंफॉर्मेशन का डिस्कशन अप्रैल 2019 की बात है। अप्रैल 2019 के अंदर जब तालिबान और अमेरिका की बातचीत शुरू हुई, तालिबान और अमेरिका की बातचीत शुरू हुई, तो इस तालिबान और अमेरिका की बातचीत के बाद लगभग लगभग जून 2019 के अंदर या जुलाई 2019 में, एग्जैक्ट डेट नहीं पता क्योंकि ये आतंकवादी हैं, अलग अलग तरीके के डेट्स वगैरह पे अब कब वो रिकॉर्ड हुआ, जून जुलाई 2019 के अंदर, खासकर जून जहां तक मुझे याद आ रहा है, अल जवाहिरी जो अल कायदा का आज के दिन सबसे बड़ा नेता है और ओसामा बिन लादेन के बाद इसी का नाम आता है, इसने एक बात डिक्लेयर की और वो ये कि नेक्स्ट टारगेट ऑफ जिहाद इज कश्मीर। नेक्स्ट टारगेट ऑफ जिहाद, जिहाद का नेक्स्ट टारगेट जो है वो कश्मीर होगा। और यही एक रीजन था कि इस स्टेटमेंट को आज मैं देख रहा हूं कि कश्मीर के अंदर आग जो लग रही है, भले ही उसमें आपको जैश ए मोहम्मद से लेकर दूसरे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के नाम नजर आ रहे हों, लेकिन उनकी और काम करने के तरीके से लेकर सब चीजें कहीं ना कहीं आपको यहीं पर नजर आएंगी। अब जून के बाद आपको पता है कि 5 अगस्त की वो तारीख भारत के इतिहास की बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, जिसे बहुत सारे इतिहासकार जोश में आकर यहाँ तक लिखेंगे कि ये वो तारीख थी जब इंडिया का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया और अब छोटा सा एक हिस्सा बचा जिसे हम अक्साई चीन या दूसरे पार्ट्स कह रहे हैं उसका। मैं उस पर नहीं जा रहा, बस इतना है कि मतलब जो आर्टिकल 370 जो थी उसका एब्रोगेशन हो गया और काम खत्म हो गया। अब यहां से
2019 से लेकर 2020 पूरा बातचीत चलती रही। 2021 के अंदर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बाद बाइडन आए और बाइडन ने जितनी ज्यादा तेजी के साथ अपने यहाँ से सारे जितने भी सैनिक थे तालिबान अफगानिस्तान से निकाले और तालिबान ने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। और उसके बाद तालिबान ने अपनी विक्ट्री यानी जो विजय थी उसे घोषित कर दिया। तो वहां से दोस्तों एक नया सेक्शन निकल कर आता है। 15 अगस्त का वो दिन हम लोग तो अपनी स्वतंत्रता दिवस को मना रहे थे। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इस दिन हम लोगों को मिली थी, लेकिन उस दिन वो तारीख थी जब तालिबान कैप्चर्ड काबुल। अब्दुल गनी जो था भाग गया और अशरफ गनी जो था वो भाग गया और तालिबान जो है मतलब अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री निकल लिए पैसे वैसे लेके, जो भी कंट्रोवर्सी रही। लेकिन अब एकदम से तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। खबर ये तो है अफगानिस्तान वाली, लेकिन असलियत में यहाँ पर एकदम से हम लोग तो अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में उलझे रहे, अफगानिस्तान में जो भी चल रहा था उसमें उलझे रहे। लेकिन दोस्तों गेम तो कहीं और ये थी कि अल कायदा ने अपनी एक मैगजीन जो थी उसका नाम बदला। अल कायदा ने अपनी एक मैगजीन नवाई अफगान जिहाद ये एक मैगजीन थी जो वो रेगुलर बेसिस पर लॉन्च करता था, निकालता था। इसका मतलब था वॉइस ऑफ अफगान जिहाद, वॉइस ऑफ अफगान जिहाद। अब इस मैगजीन को बंद कर दिया और इसका नाम बदलकर नवाई गजवा ए हिंद कर दिया है। नवाई गजवात उल हिंद कर दिया है। हम उसे ए कह देते हैं। ये है वॉइस ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत विजय की आवाज। इसका सिंबल समझिए, ये नाम का बदला जाना असलियत में चेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अल कायदा है। अल कायदा का ऑब्जेक्टिव बदलना है। अब आप समझेंगे इससे भारत को डरने की क्या जरूरत है। अब देखो यार, डरने की इसलिए जरूरत नहीं है कि वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आप कोरोना से इसलिए, भाई आपके सामने एक सैनिक खड़ा है, चोर डाकू लुटेरा उचक्का कुछ भी खड़ा हुआ है, आप उससे लड़ सकते हैं। लेकिन आपके शरीर के अंदर घुन की तरह एक वायरस छोटा सा घुस गया है, क्या आप उससे लड़ पा रहे हैं? सामने आतंकवादी खड़ा है, सेना उससे लड़ सकती है। एक ऐसा छोटा सा पार्टिकल आपके शरीर में घुस गया जहां से आप उसको पहचान ही नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। उसको पहचानने और देखने में इतना टाइम लग गया कि शरीर का नुकसान होना शुरू हो गया और लोग परलोक से धारने लग गए। ये कहानी, ये व्यवस्था, ये सिस्टम यहाँ समझिए। असलियत में ये जो अल कायदा है, तालिबान है या कोई भी है, ये असलियत में आप लोगों के या हमारे देश में इस कोरोना वायरस की तरह है। जब ये कोरोना वायरस शरीर के अंदर घुसता है और बहुत बारीकी से अटैक करना शुरू करता है, तो देश के अंदर जो उद्वेलना पैदा होगी धर्म के नाम पर, वो बहुत खतरनाक होगी और पूरा देश बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। कैसे? इनका समझ लीजिएगा। असलियत में अगर इस अल कायदा को देखेंगे तो ये है क्या? ये है ग्रुप ऑफ रेडिकल्स, यानी जो कट्टरवादी हैं उनका एक समूह है। अब ये दावा ये कर रहे हैं कि ये फाइटिंग फॉर रिलीजन यानी ये धर्म के नाम पर या धर्म के लिए लड़ रहे हैं।
और इनको लगता है कि कश्मीर के अंदर जो भी हो रहा है वो असलियत में हिंदू, जिन्हें ये काफिर या मूर्ति पूजक कहते हैं, और मूर्ति पूजा करना हराम है, और करने वाले की परमिशन आप प्रनंसिएशन आप देख सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब मूर्ति पूजा करना हराम है और मूर्ति पूजा करने वाले दुश्मन हैं, उनके राज को, इसके रूल को ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन इनकी दोगलापंती आपको उसी टाइम नजर आ जाती है जब घोषित तौर पर जिनजियांग के अंदर इनके जीजा चाइना शी जिनपिंग खुले तौर पर उइगुर मुस्लिम्स और उत्सुल मुस्लिम्स जो हैं उनको सड़क पे खड़े होकर औरतों के बुर्के तक कटवा देता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये उसके खिलाफ बिल्कुल आवाज नहीं उठाएंगे, बल्कि इनके जो बड़े ब्रादर हैं, जो बड़े भाई हैं तालिबानी, वो वहां पर जाकर चाय पानी पी के आते हैं, फोटो खिंचवा के आते हैं, उससे पैसा लेते हैं और उसको कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, कोई समस्या नहीं है। तो यहां पर ये कश्मीर के नाम पर धर्म का इस्तेमाल करके, इन्होंने असलियत में धर्म का इस्तेमाल करके एक कुरान, जो अपने आप में हमारी गीता की तरह बहुत पवित्र पुस्तक है, उस कुरान का इन्होंने कुरान का इंटरप्रिटेशन किया। असलियत में बात समझ लीजिए बच्चों, व्याख्या की लड़ाई कुरान की है ही नहीं, मामला कुरान से रिलेटेड है ही नहीं। कुरान इंडोनेशिया वाले भी पढ़ते हैं, मलेशिया वाले भी पढ़ते हैं, यही कुरान टर्की के लोगों ने भी पढ़ रखी है, यही कुरान दुनिया के बाकी एपीजे अब्दुल कलाम ने भी पढ़ी थी। ये तो आतंकवादी नहीं बने। आतंकवादी वो लोग बने जिन्होंने इस कुरान के उस इंटरप्रिटेशन को पढ़ा जो ये अल कायदा के या अल कायदा जैसे आतंकवादी समूहों के लीडर अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए आगे बढ़ाते हैं। लड़ाई कुरान की नहीं, कुरान के इंटरप्रिटेशन की है कि मेरे वाली इंटरप्रिटेशन ठीक है या तेरे वाली इंटरप्रिटेशन ठीक है। यही कारण है जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर है, वो हमेशा कुरान के इम्पोजिशन के नाम पर उनको भड़काया जाता है और कहा जाता है कि आप लड़ो, क्योंकि कुरान का इंटरप्रिटेशन यानी इन काफिरों के अगेंस्ट हमला करो। लेकिन क्योंकि वहां फिर कुरान इम्पोज करनी है, लेकिन जहां पर कुरान पहले से इम्पोज है वहां ये लोग फिर लड़ रहे हैं इस नाम पर कि कुरान की मेरी वाली इंटरप्रिटेशन ठीक है या तेरी वाली। यही कारण है तालिबान के विरोध में अगर आप देखेंगे, तालिबान अपने आप में कुरान और शरिया के मामले में शरिया को लागू करने की बात कर रहा है, लेकिन वहीं उसके खिलाफ आईएसकेपी खड़ा हो गया, खुरासान प्रोविंस वाला, और ये कह रहा है कि तालिबानी जो हैं इस समय पर बिक चुके हैं, इनका हम विरोध करते हैं और ये हमारी वाली इंटरप्रिटेशन अगर लागू नहीं करते तो हम इनको बताएंगे। और यही रीजन है, क्योंकि मामला पॉलिटिकल है, मामला राजनीतिक है, और क्योंकि मामला राजनीतिक है इसलिए इस राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करने के लिए ये धर्म के नाम का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग जगह पर। ये हर उस देश के अंदर कुरान को लागू करने की बात करेंगे जहां पर मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है। यही रेडिकल आइडियोलॉजी उस देश में जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है वहां पर भी उनके रूल को नहीं मानेंगे और ये कहेंगे कि तुम लोग काफिर हो, तुम लोग हमारी इंटरप्रिटेशन नहीं मान रहे, और फिर एक दूसरे की गर्दनें काटेंगे। चाहे आप शिया सुन्नी मामला ले लें, चाहे आप शिया सुन्नी मामला ले लें, चाहे आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मामला ले लें, चाहे आप आईएसआईएस का मामला ले लें, चाहे आप सीरिया का मामला ले लें, चाहे आप इराक का मामला ले लें, चाहे आप सऊदी अरेबिया और ईरान का मामला ले लें, कुछ भी ले लें, ये लोग आपस में इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हर जगह पर लड़ाई कुरान के बाद उससे नीचे वाले हिस्से में यानी इंटरप्रिटेशन पर आ चुकी है। इंटरप्रिटेशन, भाई बरेलवी जो है वो देवबंदी से लड़ रहा है, अहमदियाओं को मार रहे हैं, समझ रहे हो। अब अहमदियाओं को क्यों मार रहे हैं कि तुम मुसलमान ही नहीं हो,
जबकि वो भी कुरान को मानता है ना, कि कुरान को नहीं, जो हम कह रहे हैं उसे मानो, इंटरप्रिटेशन को मानो। अब कुरान का तो मतलब ही खत्म हो गया वहां पे। अब यहां इंडिया में क्या है, इंडिया में हिंदू मेजोरिटी है, और यहां ये हिंदू मेजोरिटी को कश्मीर से ही क्यों शुरू करते हैं, उसका मैटर समझ लीजिए। अब ये लोग कश्मीर से इसलिए शुरू करेंगे कि कश्मीर पहले दिन से महाराजा हरि सिंह की कंफ्यूजन या गधेपन या उल्लू के पट्टेपन टाइम की वजह से सबसे ज्यादा घटिया आदमी अगर भारतीय राजनीति का उस टाइम पर कोई था ना, एक तो वो भोपाल का नवाब जो जिन्ना की गोद में जाके बैठना चाहता था, और दूसरा ये राजा हरि सिंह जो इसको कश्मीर को इंडिया का मतलब एशिया का स्विट्जरलैंड बनाने के सपने देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रही कि बस स्विट्जरलैंड में और इसमें कितना जमीन आसमान का अंतर है, और किस खतरे से वो खेल रहा था। लेकिन उसे प्रोवोक किया हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन ने। वो कहानी फिर कभी बताऊंगा। जो कहानियां हमारे सामने आती हैं कि उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, उसके पीछे उस पर तो जाना ही नहीं चाहिए। उसके पीछे की कहानी को समझना चाहिए कि उसके आसपास हरकतें क्या हो रही है। खैर, अब कश्मीर में पहले दिन से कश्मीर में जिन्ना ने डिस्प्यूट क्रिएट कर रखा है, और कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर या कश्मीर की बड़ी जनसंख्या को एक सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी से आगे बढ़ा रखा है, मतलब एक ग्रसित कर रखा है। इसमें अगर हम लोग ये कहें कि ये जो शेख अब्दुल्ला था उसने इंडिया का साथ दिया, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। असलियत में ये जो अब्दुल्ला परिवार है, आज कश्मीर की दुर्गति के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस शेख अब्दुल्ला की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो सबसे ज्यादा थी, वो थी। अब उन महत्वाकांक्षाओं के चलते कश्मीर में पहले से सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी मौजूद है। उस सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को 1989 के अंदर, जब हिंदुस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस था, पॉलिटिकल क्राइसिस था, और कहीं ना कहीं एक विजन भी डेवलप नहीं हो पाया था, संभल ही नहीं पाए थे, पैसे नहीं थे, दुनिया के अंदर उठापटक चल रही थी, वहां पर जो रेडिकल इस्लामिस्ट थे रेडिकल इस्लामिस्टों की एंट्री के साथ कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद जो था उसकी हरकतें, मुफ्ती मोहम्मद सईद जो था, जो हमारे देश का गृह मंत्री बना, उसकी हरकतें, उसने जो हिंदुस्तान के पीठ में खंजर घोंपा, उसकी हरकतें, और साथ में जो काश्मीरी पंडितों का एग्जोडस हुआ, काश्मीरी पंडित एग्जोडस, जो बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर बार छोड़ के वहां से निकलना पड़ा, यहां इस सिचुएशन ने कश्मीरियों के अंदर वो जो रेडिकल सेपरेटिज्म की जो भावना है, हिंदुस्तान से अलग होने की जो भावना है, वो गिलानी बुड्ढा हरामखोर मर गया, उस जैसे लोगों की जो भावना है, उनको मजबूत करने का काम करता है। ये रियलिटी है। मतलब रेडिकल इस्लामिस्टों की भावना, मतलब वो सेपरेटिस्टों को कश्मीर में मजबूत कर गया, और मुस्लिम मेजॉरिटी है। अब मुस्लिम मेजॉरिटी, मजे की बात ये है दोस्तों, मुस्लिम मेजॉरिटी असलियत में कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी शिया सुन्नी सोहरावर्दी इस तरीके की रेडिकल आइडियोलॉजी वाली नहीं थी। कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं सूफिज्म वाली थी। सूफिज्म बहुत ही सॉफ्ट पावर होती है, सॉफ्ट अप्रोच ऑफ इस्लाम होता है। जानबूझकर उस सॉफ्ट अप्रोच ऑफ इस्लाम को हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर उनमें रेडिकलिज्म भरा गया, और भारत सरकार को मजबूर किया गया ताकि वो आयरन फीस्ट यानी जोर जबरदस्ती करके दबाव की राजनीति अपनाए। ये होता है, ये साइकोलॉजी समझिए। असलियत में पहले क्या किया, कश्मीरी पंडितों को भगाया, भारत सरकार को मजबूर किया गया, ताकि आप, ये मैं 1989 की बात इसलिए बता रहा हूं कि अब दोबारा वही खेल खेला जा रहा है। कश्मीरी पंडितों को भगाया, कश्मीरी पंडितों को भगा के इंडियन गवर्नमेंट को मजबूर किया गया कि वो मजबूती के साथ इन आतंकवादियों को ढूंढे। अब आतंकवादियों को ढूंढने में आतंकवादी माथे पे तो चिपका के घूमेगा नहीं कि मैं आतंकवादी हूं या नहीं हूं,
उसके बारे में सरकार को या सिक्योरिटी फोर्स को कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जब सिक्योरिटी फोर्स को इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो उसे धरपकड़ करके उसे पकड़ के लाएगी। और जैसे ही सिक्योरिटी फोर्स उसको पकड़ने जाएगी, उसने अभी तक परिवार वालों को तो बताया ही नहीं कि वो आतंकवादी है, अब पूछताछ भी होगी या कुछ भी होगा, लोग उठाए भी जाएंगे, उनके बारे में जांच होगी, तो आसपास के लोगों में फिर गुस्सा फैलेगा कि हमारे को, आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। गुस्सा आम आदमी के दिमाग में तो यही बात है कि यार मैंने भी नहीं किया, उसने भी नहीं किया, विक्टिम हुए हम तो, सरकार हमें परेशान कर रही है। और ये जो चालाक लोग होते हैं आतंकवादी टाइप के, ये अब धर्म के नाम पे उनको भड़काएंगे कि अब देखो, हाँ, कश्मीरी जनता को इसी तरीके से तो भड़काया जाता है। कहां से ये रिक्रूट्स मिलते हैं? एक तो आजादी के नाम पर कि हम हिंदुस्तान से अलग हैं, हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है। उन गधों को ये नहीं पता कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम्स की भी इंडिया में है। वो इंडिया को इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि यहाँ रूल जो है वो हिंदू मेजोरिटी का है। पॉपुलेशन मुस्लिम ज्यादा बड़ी कोई ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को समझिए, साइकोलॉजी क्रिएट करते हैं, वो जो इंटरप्रिटेशन है, वो जहरीली जो मानसिकता है वो क्रिएट की जाती है। और यहाँ जो आम लड़का है, उसकी अगर पड़ोसी की कूड़ा उठाने के ऊपर भी लड़ाई हो गई है, वो भी कहेगा ये हिंदू है इसलिए मेरे से लड़ रहा है। और उसी कूड़ा उठाने के ऊपर अगर वो अपने छोटे भाई से भी लड़ रहा होगा तो भाई भाई है, मुसलमान है, तो मामला ही खत्म है। इस चीज को समझिए। और ये जो मानसिकता है, ये आम आदमी को कॉम्प्लेक्सिटी को समझने नहीं देती, और आम आदमी को मजबूर कर देती है इस चीज को सोचने के लिए कि क्योंकि आप मुसलमान हैं इसलिए सरकार आपके ऊपर दबाव डाल रही है, आपके लड़कों को उठा रही है, मार रही है, पीट रही है, कुछ भी कर रही है। ऐसी सिचुएशन में जब सरकार मार रही है, पीट रही है, कुछ भी कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोच कर देखो दोस्तों कि यहां आम आदमी के दिमाग में सरकार के खिलाफ गुस्सा आएगा, और जब लड़के गुस्से में होंगे तो उनको इजीली अलकायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अप्रोच करेंगे कि आओ हमारे साथ जुड़ जाओ और हमारे जो कश्मीर की आज़ादी के एफर्ट है उसमें काम करो। क्योंकि अगर कश्मीर में कश्मीरियों का शासन होगा, अच्छा रूल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम खुश रहेंगे। इन गधों से ये पूछो, एक आम आदमी को ये सोचना चाहिए कि यार एक बात बताओ, अगर आम आदमी, अगर ये मुस्लिम शासक के अंदर इतने ही खुश होते तो सीरिया, इराक, तालिबान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में बलूची वगैरह क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई? तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या कर रहा है? ये 4-5 देश जितने भी हैं ये सारे परेशान क्यों हैं? क्यों लड़ रहे हैं? अजरबैजान और ईरान क्यों लड़ रहे हैं भाई? अगर तुम इतने ही, आप यूं कह रहे हो कि सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान के साथ खुश रह सकता है, तो वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन असलियत में उन सब चीजों को ढक दिया जाता है अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू, और उठा दिया जाता है उस मुद्दे को कि आप हिंदू मेजोरिटी में रह रहे हैं इसलिए परेशान हैं, और क्योंकि आप हिंदू मेजोरिटी के साथ रह रहे हैं इसलिए परेशान हैं, इसलिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी और सरकार के खिलाफ हथियार उठाने पड़ेंगे। 1990 में भी यही हुआ, सरकार के ऊपर दबाव डाला गया, मजबूर हुए, नतीजा ये हुआ कि कश्मीरी पंडितों को निकालने का एक असर तो ये हुआ कि हिंदुस्तान का जो सोशल फैब्रिक था वो खत्म हुआ और हिंदू मुस्लिम झगड़ा शुरू हुआ। सोशल फैब्रिक खत्म हुआ, हिंदू मुस्लिम झगड़ा शुरू हुआ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर रायट्स फैल गए। अब जैसे ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर रायट्स फैले, हिंदुओं ने हिंदुस्तान में अपने आप को इनसिक्योर फील करना शुरू किया। रायट्स फैले जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान से इन आतंकवादी संगठनों को, जो लड़ाके थे, मर्सिनरीज थे, वो जिहादी थे, वो मिलने लग गए। अब जब ये पूरे हिंदुस्तान से जिहादी वगैरह मिलने लग जाएंगे तो उनका तो नेटवर्क अपने आप बढ़ गया। अब यहां इन लोगों को कभी भी एक आम मुसलमान भाई जो है वो सोच कर देखे, ये आम मुसलमान भाई उनसे एक सवाल पूछे कि असलियत में कुरान का इंटरप्रिटेशन अगर है तो आप लोग बहस क्यों नहीं करते? ये अलकायदा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस आपको कभी भी बहस करती हुई नजर नहीं आएंगी। वो डिबेट, डिस्कशन, टॉक करता ही नहीं है। वो ये कहेगा जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो ठीक है, आइदर यू एक्सेप्ट इट और गेट रेडी टू डाई, या तो मान जा वरना गोली खा। भाई गोली मारना, वायलेंस विदाउट डिबेट एंड डिस्कशन, अगर वायलेंस की बात होती है तो वो जो वायलेंस है वो दुनिया के अंदर जानवरों की परिभाषा है। और ये कभी भी डायरेक्ट वायलेंस का तो मतलब ही है, भाई मैं अगर बात कर रहा हूं, डिबेट और डिस्कशन ही तो हो रहा है, मेरे फैक्ट्स हैं, आप काउंटर फैक्ट्स दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा, उससे क्या होगा, कुछ नया निकल के आएगा। लेकिन इन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
बहुत से सवालों, हमारे जैसों के बहुत सारे सवालों के जवाब इनके पास होंगे ही नहीं। बहुत सारे पढ़े लिखे मुसलमानों के सवालों के जवाब इनके पास होंगे ही नहीं। नतीजा क्या होगी? डिबेट नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, आपसे बहस नहीं करेंगे, सीधा बंदूक उठा के गोली मार देंगे कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा होगा, वरना नहीं होगा। इससे क्या होगा? इससे इनकी कमियां छुप जाती हैं और ये अपने आप को अपनी धर्म के लड़ाके के रूप में पेश कर पाते हैं कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, हमारा साथ दो। और दुनिया के अलग अलग देशों से इसके नाम पर पैसे वसूले जाते हैं। पाकिस्तान जैसे देश के अंदर इनको पनाह मिलती है और खूब फंड्स मिलते हैं। कश्मीर के नाम पे हर आदमी से मतलब कुछ ना कुछ चंदा मांगा जाता है। और इनकी हमेशा एक बात ये होती है, सारी दुनिया गलत है, हम सही हैं। अब सवाल ये है, क्या इनके तरीके हैं? इनकी भाषा क्या है? वायलेंस, हिंसा। इनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? फियर, डर। मुसलमान में डर दिखाएंगे कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, और हिंदुओं को डर दिखाएंगे कि भाग जाओ यहां से वरना गोली मार देंगे। इससे क्या होगा? सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। अब इससे सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, हिंदू अगर ज्यादा, जहां ज्यादा होगा वो मुसलमान पे हमला करेगा, और मुसलमान जहां विक्टिम फील करेगा वो इनके साथ जुड़ जाएगा, इनकी रिक्रूटमेंट बढ़ेगी। धर्म के नाम पर हैं तो मोटिवेशन जल्दी दे देते हैं। नाम पर है, धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर हैं तो मोटिवेशन। और सबसे बड़ी बात, करप्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम जो है वो, और साथ में विक्टिमाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स, जो विक्टिम कार्ड ऑफ मुस्लिम है वो, इनको सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की तरह काम करता है, इनके अंदर लड़ाके भर्ती करने की शुरुआत कर देता है। अब सवाल ये है, कश्मीर ही क्यों? कश्मीर इसलिए क्योंकि चाइना तो पहले ही इन्हें पैसे दे रहा है अपनी सरकारें चलाने के लिए। अब इंडिया जो है वो इस प्रिंसिपल पे कहीं फिट नहीं बैठता। इंडिया तो मारता पकड़ के। चाइना एक अल्टीमेट लेवल का वो बंदा है जो इन्हें पैसे भी देगा और इन्हें मारेगा भी। इंडिया इस ड्यूअल फॉर्म में जा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इंडिया की अपनी पॉपुलेशन खराब होती है, और अपनी पॉपुलेशन को ये कभी भी इस तरीके से रख नहीं सकता, और रखेगा भी नहीं, क्योंकि हमारा तो वसुधैव कुटुंबकम का बेसिक प्रिंसिपल है। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि इंडिया इनको हमेशा अपोज करेगा और खुल के अपोज करेगा, और तालिबान को आज तक रिकॉग्निशन नहीं दी, और हमारे प्रधानमंत्री उनके मुंह पे कह के आगे, या तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना लो वरना उम्मीद मत करना। और चाइना वाले इनसे मिल रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि चाइना वाले इन्हें पैसे भी दे देते हैं। और यही कारण है, क्योंकि ये लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसलिए क्या करते हैं? अब पॉलिटिकली मोटिवेटेड बंदे सिर्फ एक काम करते हैं, जबरदस्त लेवल पर ये चेंज करते रहते हैं। मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो जबरदस्त लेवल पर चाइना से पैसे लेंगे, वहां तो रख लेंगे मुंह पर उंगली कि शिनजियांग में कुछ हो ही नहीं रहा जी, हम देख आए हैं। अब बेटा देख के आओगे तो कांग्रीगेशन कैंप तो असलियत में वहां चल रहे हैं। और इंडिया आएंगे तो इंडिया के अंदर आकर ये सबसे पहले जिहाद फैलाएंगे। कश्मीर में 2 टीचरों को मारा जाना, और वो भी हिंदू टीचरों को, हिंदू फार्मासिस्ट या केमिस्ट को मारा जाना, और ऐसे ही बहुत 7-8 लोगों को पिछले कुछ टाइम में मारा जाना, ये इसी चीज का सिंबल है कि जो कश्मीर में बाहर से आ रहे हैं आज के दिन वो रुक जाएं, वो डर जाएं, और जो रह रहे हैं उनके दिल में डर बैठ जाए, और भारत सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। नतीजा क्या होगा? इस टाइम पर सरकार फिर मजबूरी में दबाव बनाएगी, दबाव डाल के पूछेगी, दबाव डाल के पूछेगी तो लड़कों को बुरा लगेगा, 2-4 लड़कों को गिरफ्तार करेगी, और जैसे ही 2-4 को गिरफ्तार करेगी, उनको लगेगा कि भारत सरकार जो है, उनको सेना जो है जानबूझ के उनको मार रही है पकड़ के, इसलिए वो रिक्रूटमेंट बढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट बढ़ेंगे तो एक तो रिक्रूटमेंट बढ़ेंगे, दूसरा पूरे हिंदुस्तान में फैलाएंगे कि भारतीय सेना कश्मीर के मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। तो यहां से भी पॉलिटिकली, एक तो बीजेपी सरकार है, ऊपर से पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग जो हैं वो गुस्से में आकर, क्या नाम है, इस सरकार से नाराज लोग, और मोहल्ले के से पीड़ित लोग, या दिल्ली के राइट्स वाले, या 2-4 और, फिर रिक्रूटमेंट बढ़ेगा। अब भारत सरकार फिर एक ट्रैप में फंसी हुई नजर आएगी। एक स्पाइरलिंग इफेक्ट हो गया ना। और दुनिया के अंदर भारत सरकार मजबूरी में दबाव डालेगी तो दुनिया के अंदर पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशन से लेकर सब जगहों पे शोर मचाएगा कि कश्मीर के ऊपर भारत जो है अत्याचार कर रहा है, और कश्मीर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव लेके आएगा कि इंडिया की बुराई करो, इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करो। ह्यूमन राइट्स वाले छाती पीटे जो हैं एकदम से आ जाएंगे, उनको पैसे मिलते हैं। ह्यूमन राइट्स वाले छाती पीटे हैं और कुछ भी नहीं है, उनका काम कुछ नहीं है, कहीं भी आके छाती पीटना है। तो ये एक ट्रैप है जहां भारत को फंसा के खड़ा कर दिया जाएगा, और अल कायदा इसके अंदर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहा है।
अब भारत सरकार ने जो भी तैयारी कर रखी है वो तो बढ़िया है, अपने आप में सही है। अब आप देखेंगे बहुत सारे डाटा आ रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम में भारत कश्मीर के अंदर सिविलियंस की हत्या बढ़ी है। सिक्योरिटी ऑफिशियल से क्यों नहीं टकरा रहे? सिक्योरिटी ऑफिशियल से ये लोग इसलिए नहीं टकरा रहे, सिक्योरिटी ऑफिशियल से ये लोग इसलिए नहीं टकरा रहे क्योंकि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो हैं उनसे मार खा रहे हैं। वो अपने आप में बहुत मजबूत है, उनको भिड़ेंगे तो वो ज्यादा नुकसान कर रही है, रिक्रूटमेंट कम हो पा रही है। इसलिए ये लोग अब इजी टारगेट्स किनको ढूंढ रहे हैं? कश्मीरियों को, आम कश्मीरी को, और जानबूझकर कश्मीरी पंडित को, ताकि सोशल टेंशन बढ़े। तो अलकायदा का ये जो प्लान है वो भारत के लिए बड़ा खतरनाक है, और उसमें उसको अगले कुछ टाइम में देखेंगे कि भारत में हो सकता है अगर सरकार थोड़ी सी भी कमजोर हुई, या एक ऐसी सरकार आ गई जो कमजोर मतलब ड्रामा क्रिएट कर पा रही है, तो या मतलब वो इस तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही सिचुएशंस को, तो हो सकता है भारत दोबारा से डूबता हुआ नजर आए, या भारत के अंदर 1989-90 वाली सिचुएशंस आ जाए, क्योंकि समय क्रिटिकल है। अब बाकी तो अब समय बताएगा। दोस्तों, अगर आपको अपना मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।